आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो एक सेकंड दो। क्वेश्चन भेज दो बेटा, न्यूक्लियाई के 30 क्वेश्चन भेज दे। यस सर। 9 है ना टोटल, 30 कर लेंगे उनमें से बस। यस सर। चैप्टर फिनिश, साल न्यूक्लियाई पूरा खत्म हो जाएगा, बायो का बायोटेक पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक केमिस्ट्री का, हाँ नहीं केमिस्ट्री का नहीं बेटा, केमिस्ट्री का फिजिक्स की रिवीजन की क्लास भी लूंगा बेटा मैं, ठीक है ना। यस सर। फिजिक्स में आज हम शुरू के चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आ रही है तुमको, या कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है? शुरू के ही चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैं कर ही ले रहा हूँ लगभग लगभग। कुछ करंट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिसिटी दिक्कत आ रही है, हाँ कुछ में दिक्कत आ रही है बेटा, वो क्वेश्चन मार्क कर लो मैं बता दूंगा। यस करंट सर। इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी और वो उससे पहले वाला चैप्टर, पोटेंशियल वाला चैप्टर और फर्स्ट वाला चैप्टर में ये तीन तो बहुत बेटा दिक्कत। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। यस सर, सर क्वेश्चन के साथ रिवीजन करवा सकते हैं। बेटा क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे इस टाइम पे। नहीं नहीं, सारे नहीं करने का मतलब जैसे एक टॉपिक दिया होगा ना उसमें। हाँ बेटा, एक राइट। टॉपिक करते हैं, हाँ ओम्स लॉ वगैरह देखते हैं बेटा, 100 घंटे की क्लास जितना हो पाएगा करा दूंगा तुमसे, ठीक है। यस सर। चलो, 4 क्लास हो जाएगा तुम्हारी। चलो जी चलो। आज का तो मेजर टाइम केमिस्ट्री ही डीएनएफ ब्लॉक में ले रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कर लो आराम से, ज्यादा भारी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डीएनएफ से, बहुत आसान लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा बस। यस सर। डिग्री ट्रांजिशन पे आ जाएगा और मेन कुछ नहीं। दिक्कत था कि वो दो लेक्चर का बैकलॉग बन गया था उसमें, और अब बस दो पैराग्राफ बचे हैं फिर। चलो कोई नहीं बेटा, हो जाएंगे। अरे बाबा, ये प्याऊ प्याऊ करेगा बार बार। सही सही टाइम पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया। वो उसमें दिक्कत कम आ रही है। बेटा लेट करते थे फिर तो वापस दिक्कत आती है। हैं? ज्यादा लेट रिवाइज करोगे फिर दोबारा दिक्कत आएगी चैप्टर में। अच्छा। चलो, नुक्लियाई के 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 घंटे में टारगेट करते हैं कि 1 घंटे में क्लास हो जाए पूरी। भेज दिया सर। ओके बेटा ओके, एक सेकंड, बस कहाँ पे था ये हमारा। चलो जी आओ। तो वैसे एक स्टेटमेंट बता दीजिएगा, ये सही है लिखा हो कि नहीं। हम्म, अ, वो रीजन में कि एमएन और मैग्नीज और निकल और जिंक में हम्म, उनका नोट ई नॉट कम नेगेटिव, मतलब ज्यादा नेगेटिव क्यों है। हम्म, अ, उसमें मैंने लिख दिया है कि 3D mn इक्वल्स टू मतलब 3d5 4s2 mn2 plus equals to 3d5 4s0. So हम्म, even though first ionization energy might not be any different, second ionization energy will be low as in mn2 plus. It will be more stable with half filled orbitals, और सेम ऐसे ही कुछ Zn के लिए भी बना दिया। एम एन जेड एन का सेम होता है, बस एन आई में हाई हाइड्रेशन एनर्जी लिख देना, कहानी खत्म। यस सर। एम एन और जेड एन का होता है क्योंकि इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बस इसे लिख दो कि बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, कहानी खत्म।
और निकल में बस इतना लिख देना बिकॉज दे हैव हाई हाइड्रेशन, मतलब निकल का जो होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है और हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलो ये आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास इन द रेशियो ऑफ 1:7, 27 सॉरी, दो न्यूक्लियाई है बेटा, इनका मास, मास का मास नंबर, इसका A1 मान लेते हैं, इसका A2, तो A1/A2 का आपको रेशियो दे रखा है 1/27, समझ पा रहे हो क्या? बोलो Yes, sir. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियाई, तो R1/R2 इक्वल टू R0 A1 की पावर 1/3, समझ पा रहे हो क्या? R0 A2 की पावर 1/3, इतनी बात समझ पा रहे हो क्या? रेडियस का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. 1/27 की पावर 1/3 हो जाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? Yes, sir. इसकी 1 रख लिया, इसका 27 रख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. तो ये आ जाएगा 1/3, तो A1 बाय, हाँ सॉरी, R1/R2 का रेशो आ जाएगा 1/3, डेट इज डी ऑप्शन, कोई दिक्कत? No, sir. चले, Yes, sir. कहाँ है भाई, व्हाट्सअप 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 व्हाट्सअप, ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। सर 1 मिनट मैं टॉयलेट करके आ जाऊँ। हाँ हाँ, टॉयलेट करके आओ बेटा। Yes, sir. चले, Yes, sir. एक सेकंड। मैं तो बेटा एक गेम खेलने लग जाता हूँ, इससे ज्यादा मैं भी कलर ब्लाइंड हूँ। चलो चले, कौन सा गेम सर? कुछ नहीं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन का गेम था, खेल रहा था अभी फोन में आगे गूगल में। चलो, हम्म, ये बोल रहा है द रेशो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैविंग मास इतना इतना, बेटा एक का, एक न्यूक्लियाई का मास इतना नंबर इतना, एक का मास नंबर इतना, बताओ उनके डेंसिटी का रेशो कितना होगा, D1/D। क्या डेंसिटी मास नंबर पे आर डिपेंड करती नॉट है? आर नॉट फिर बस गए बेटा, डेंसिटी ई का जो वैल्यू निकल गई थी 10^17 kg/m³ आई थी बेटा, कोई भी न्यूक्लियाई हो दुनिया का सेम डेंसिटी होती यस सर, है। नोट्स नहीं बनाएंगे इसके? यस सर। हाँ तो बेटा नोट्स नहीं बनाया, अभी तो आपको दिक्कत आई। तो बेटा, नहीं नोट्स नहीं, नोट्स बनाए, नोट्स बनाए। तो डेंसिटी मास वास पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी, अगर फॉर्मूला याद करो तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई R0³ ये आया था फॉर्मूला। यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई R0³, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट, तो कोई भी न्यूक्लियाई ले लो दुनिया का,
सबकी डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर दोनों दो न्यूक्लियाई की डेंसिटी का रेशो लोगे तो 1:1 आएगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. चले, Yes, sir. चलो जी। चले भाई, the Yes, first sir. forward वो नहीं पता। the radius are the radius r of a nuclei of mass number a is given by, बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन जाएगा? Radius of a nucleus, mass number A, are not 1/3, मतलब वो बी ऑप्शन, कोई B. दिक्कत बेटा? द No, रेशियो ऑफ द sir. न्यूक्लियर डेंसिटी, बेटा इन दोनों, एक कोई न्यूक्लियस एक्स है जिसका मास नंबर 27 है, एक कोई वाई है जिसका मास नंबर 8 है, बताओ उनकी न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो क्या है? 1:1. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. ये वाली रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा जूम करके। 92 238, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. प्लस एन होता है न्यूट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. यहाँ पे कोई एक नया एटम बना जिसको उन्होंने एन पी से दिखा रखा है, कोई दिक्कत? No, sir. जिसका एटॉमिक नंबर एक्स है, मास नंबर वाई है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है आपको पता होगा एंटी न्यूट्रिनो तो निकलती है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. और थोड़ी बहुत एनर्जी निकल रही है, एनर्जी से कंफ्यूज मत होना, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। Yes, एनर्जी sir. जैसे गामा पार्टिकल, ठीक है, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई चेंज नहीं करता। जब भी गामा पार्टिकल निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, समझ पा रहे हो क्या? अब Yes, जरा sir. बेटा, अगर यहाँ पे 92 था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, समझ पा रहे हो क्या? Yes, इलेक्ट्रॉन sir. बाहर निकला, देखो बेटा न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज बेसिकली डिपेंड ऑन द चार्ज, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे 92 था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन आपको एक्स्ट्रा दिखाई पड़ेगा क्या? सोच के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. जैसे बेटा कल बताया था सोडियम 11 23 होता है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 11 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 बच जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? Yes, तो sir. दिखने में ऐसा लगेगा कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा मतलब एक एटॉमिक नंबर ज्यादा है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो एनपी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 93 हो जाएगी, बोलो भाई। Yes, sir. बेटा मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो भाई। Yes, sir. अब जैसे ही बेटा इसमें क्या हुआ, बेटा प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, प्रोटॉन हमको दिखा है कि वो एक बढ़ गया, प्रोटॉन एक्चुअली बढ़ा नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? Yes, sir. तो प्रोटॉन 238 में एक न्यूट्रॉन और ऐड हो जाएगा क्या? बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? 239 हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 93, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 239, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? x 93, ये 15 है, ये y है, यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये ठीक है. चेक चेक करना बेटा एक मिनट इसका, ऑप्शन थर्ड वाले को। Yes, sir. थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड. थर्ड D. डी 238 क्या है? थर्ड का थर्ड ना? हाँ हाँ 93 238 तो बेटा कदापि भी नहीं, न्यूट्रॉन है ना? न्यूट्रॉन तो एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर चेंज कर देगा। नहीं बेटा सी जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना? सही. डी में भी कुछ और ही, मतलब x-1 = 92 लिखा है. छोड़ दो बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा आपका, ठीक है ना? ऐसे आएगा। और एक्स की वैल्यू 93, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन एक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो 93 हो जाएगी 92 से, और न्यूट्रॉन एक ऐड हुआ है तो वो 239 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर. सिंपल बात। इसमें एक ऑप्शन
चौथा क्वेश्चन हो रहा है इसमें, एक और ये रहा चौथा भी है, पांचवा भी है। ओ ले ले ले, ओ ले ले ले। सर ऐसा ही केस बेस्ड आ जाए, मजा आ जाए। एक ही क्वेश्चन में यार इतने क्वेश्चन दे देते हैं, फिर ये इसलिए नहीं हो पाते ज्यादा क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ही बन। 2020 में आया था। चलो। 20 द सी। saturation property of the nuclear force is due to the fact that they are, बेटा saturation property of the nuclear force is due to the fact charge independent, not central force, spin dependent, short range force। saturation property वो होती है बेटा, saturation property जस्ट लाइक कि एक पॉइंट के बाद में न्यूक्लियर फोर्स आपका लगना बंद हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं इसलिए सिर्फ छोटी जगह में ही लग पाते हैं, उससे बाद में नहीं लग पाते। सेचुरेशन मतलब सेचुरेट कर गया, उसके बाद में वो एक्टिव ही नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो देखना इसका शॉर्ट रेंज ही होगा जहां तक मेरे को याद है। डी। कोई दिक्कत? नो सर। चले। यस सर। इन गेगर मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गेगर मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या बेटा, वो जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे ऐसे न्यूक्लियस से टकरा के यस इधर सर। उधर यस। जा रहे थे। Thin gold foil is used to scatter alpha particle because alpha particle will, thin gold foil क्यों यूज करते हैं हम देख लो, alpha particle not suffer more than one scattering and gold nucleus is 50 times heavier the alpha particle, कह सकते हैं। not suffer more than one scattering and gold foil is nucleus नहीं है तो not suffer more than few scattering and gold foil। अब यार ये 50 times and 25 times में तो कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ा। सफर मोर देन वन स्कैटरिंग, बेटा स्कैटरिंग तो बहुत सारी हो रही थी वहां पे, ये तो बात क्लियर है ना। स्कैटरिंग तो यस। बहुत सारी हो रही थी, ठीक है ना, एक स्कैटरिंग थोड़ा ना हो रही थी, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यस। जा रहे थे, बहुत सारी स्कैटरिंग हो रही थी, समझ पा रहे हो गया? यस सर। तो स्कैटरिंग तो मोर देन वन है, समझ पा रहे हो गया? यस सर। एंड द गोल्ड न्यूक्लियस इज 25 टाइम्स हाइयर। भाई इसका आंसर देखो, जो भी होगा वो याद कर लेना, ये मेरे को जैसे पता नहीं बेटा, 50 टाइम्स हाइयर होता है, 25 टाइम्स, जो भी होगा बेटा उसको याद कर लेना। यस सर। ए है। ये है नोट सफर मोर देन वन स्कैटरिंग। अच्छा ये उस पे गया होगा जहां तक मेरे को याद है बेटा, अंग्रेजी थोड़ी हैवी लिख रखी है, आतंक है थोड़ा बेटा। इन। जो इससे टकरा के जस्ट वापस आ रहा था, समझ पा रहे हो क्या? वो तो बहुत यस कम सर। पार्टिकल, वो तो आठ 8,000 में लगभग लगभग एक पार्टिकल है बेटा, साइड बुक में लिख रखा है 8,000 का डाटा। वो वैसे तो एनसीईआरटी में तो कोई डाटा नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एक पार्टिकल बिल्कुल जस्ट उसी पाथ पे आ रहा था, तो इसलिए लिख रहा है नॉट मोर देन वन स्कैटरिंग एंड गोल्ड न्यूक्लियस इज 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फा पार्टिकल। याद कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना। एक आधा यस। क्वेश्चन करना पड़ेगा, 50 टाइम्स हैवियर होता है बेटा, एक कंसेप्चुअल डाटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी। सर बोलो। ये ग्रेगर मार्शडेन हम्म। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये न्यूक्लियर में था एनसीईआरटी में। नहीं नहीं न्यूक्लियाई में नहीं होता बेटा, न्यूक्लियाई में कुछ नहीं है, ठीक है, ये एटम में ही होता है, ठीक है ना। यस। ये तो यूज कर रहे हैं वहाँ की वेरी चीजें, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही ले लेते हैं, हो जाए 30 क्वेश्चन बस। हाफ पेज हम लोग खत्म कर दिए। द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ इसकी इतनी है, फाइंड आउट द रेडियस इसकी, ठीक है ना बेटा। तो हमको पता है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम बाई रेडियस ऑफ कॉपर, ऐसे लिख लूँ, बोलो है ना। यस सर। आर नोट एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 27, 27 की पावर 1/3, समझ पा रहे हो क्या? यस आर सर। नोट। कॉपर का कितना है, 64 की पावर 1/3, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसकी फर्मी में दे रखी है 3.6 बेटा, 10 पावर -15 को फर्मी बोल देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर यस फर्मी सर। में ही निकाल के लेके आना है, तो इसको फर्मी में ही रहने दो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो रेडियस ऑफ कॉपर बेटा 27 की पावर 1/3, बताओ कितना आएगा? 27 की पावर 3। 1/3। 3। 64 की पावर 1/3, बताओ कितना आएगा?
4 4 जा 16, 16 4 जा 16, हाँ, सन पर यस सर, तो 4, तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 3.6 फर्मी इंटू 4 डिवाइड बाई 3, सन पर हो गया। यस सर, 12 चौक 48, 4.8 फर्मी आ जाएगी, सन पर होगा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, चले। यस सर। Why is the mass of nucleus always less than the sum of the mass of its constituent? बता सकते हो गेस करिए। Why is the mass? जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो उसके अगर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास हम ऐड करें उससे कम क्यों आता है? Because of mass defect. बिकॉज सम मास कुछ मास ऑफ द न्यूक्लियस Some mass. Yes, इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? yes sir. सर जो मास लिमिट, डिफेक्ट लिखूंगा तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ बट एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना उसको, ड्यू टू मास डिफेक्ट भी लिखना है, यहाँ पे मास डिफेक्ट होता क्या है वो भी आपको बताना है, ठीक है ना? यस Due to सर, mass difference, some of the mass of some mass of the nucleus convert into energy during the formation of nucleus, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, For the stability क्यों होता है? For stability, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, लिख लेना बेटा, for stability, ठीक। चलो जी, एक नंबर में था इतना लिख दिया, मोर देन सफिशिएंट। चले। यस सर। हाउ इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली? न्यूक्लियस का साइज एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर, समझ पा रहे हो? या न्यूक्लियस का साइज, सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कौन करोगे? यस सर। पता है क्या होता है ना? यस सर। क्या करते थे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल फेंकते थे, ये न्यूक्लियस है तो ये अल्फा पार्टिकल इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो लगभग लगभग यहाँ तक जाके रुक जाता था, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, यस तो सर, ये याद आ गया। कितनी दूर रुका है, डेट होल्ड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, बोलो बेटा रिलेशन बोलो। Radius and mass number are equal to R naught A 1 by 3. ऐसे भी लिख सकते हो, आर नॉट इक्वल टू 1.2 फर्मी, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. समझ पा रहे हो? Yes sir. प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंस ऑफ द मास नंबर, ये आपको प्रूव करना है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर होती है, समझ पा रहे हो क्या? कैसे प्रूव करोगे? भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. कोई एटम है उसका मास नंबर ए है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे? जनरली तो ये लिखा लिखा जाना चाहिए कि z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes sir. लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. तो मैं डायरेक्ट अगर ऐसे ही लिख लूं कि मैंने मान लिया कि इसके अंदर ए नंबर में प्रोटॉन ही है, मान लो किसी का मास नंबर 10 है, मैंने मान लिया उसके अंदर 10 प्रोटॉन ही है, भले उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन है, लगभग लगभग, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर नोट ए की पावर क्यूब कर देते हैं ना बेटा, क्योंकि स्फीयर होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. स्फीयर होता है ना न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो क्या? Yes yes. तो ये 3/3 आ जाएगा क्योंकि ए की पावर 1/3 और एक 3 इसका आ जाएगा आर नोट के आर क्यूब का, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. इससे कट जाना है, इससे कट जाना है, तो बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई आर नोट क्यूब, समझ पा रहे हो क्या? मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर नोट भी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. तो इस पे तो बेटा डेंसिटी में तो कहीं ए आ ही नहीं रहा है डेंसिटी के फॉर्मूले में,
ते मास नंबर पे डिपेंड है नहीं करता। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. चले Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। चले भाई चले। Yes, sir. सो दैट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस बेटा करा दिया है, ठीक है ना। Yes, sir. सर ये बुक फटने लगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर बुक फट रही है तो मतलब मेहनत तो हुई है ना। सर। तो बेटा बुक तो ऐसी रखी रहती है लोगों की, दूसरों की देखना पीवाई की कितनी खुली होगी। चलो यस सर। बेटा ये हम नहीं पढ़ते, हम यहाँ से पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। From the relation R equal to R naught a की power 1/3 where R naught is constant and A is the mass number of the nucleus so that the nuclear matter density is independent to A। कर दोगे बेटा? यस सर। सर ये बहुत बाहर आ रहा है। हाँ तो बेटा यही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है। मैं तुमको गारंटी दे के कह रहा हूँ बेटा, पेपर देने में बैठोगे ना तुमको 98% क्वेश्चन वे आएंगे जो तुमने कर रखे हैं। ध्यान रखना मेरी बात। यस इसके सर। बारे में इतने क्वेश्चन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को नहीं कराए हैं। यस सर। अरे राम रे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब मास नंबर से डिवाइड कर रखी है बाइंडिंग एनर्जी को। समझ पा रहे हो क्या? किसकी? यस सर। कितनी है? 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है लेकिन मास नंबर क्या है? 16 है। समझ पा रहे हो क्या? दूसरा यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी किसकी है? ऑक्सीजन की। ये कितनी है? 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बेटा इसका एटॉमिक नंबर 8 है लेकिन मास नंबर 17 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? आइसो 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 आइसोमर। आइसोटोप। बेटा आइसोमर तो कुछ और होता है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला। हाँ यस सर। सेम सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो बेटा? फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री मत घुसाई है। यस सर। इसका मास नंबर 17 है, इसका मास नंबर 16 है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम, इससे अगर बेटा हम इससे एक न्यूट्रॉन निकालें। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इससे एक न्यूट्रॉन निकाल दिया। न्यूट्रॉन निकालने में बेटा इसके एटॉमिक नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एटॉमिक नंबर पे तभी फर्क पड़ेगा जब कोई चार्ज क्या तो एंटर कर रहा होगा या निकल रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। लेकिन बेटा मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो किसका मास नंबर एक से कम हो जाएगा? क्या बोलो, है ना? सोचो। यस सर। तो बेटा इस प्रोसेस में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी रिक्वायर वो कितनी देनी पड़ेगी? बेटा इसके अंदर ये जो बना है इसको ऐसे लिख लो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या ऐसे लिख लो। चलो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख लें। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी बची हुई है? बेटा इसके अंदर 16 न्यूक्लियन है इस टाइम पे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इसके जैसा बन चुका है। क्या बोलो, है ना? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी को घटा दूं तो बेटा जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो मेरा काम बन जाएगा क्या? सोच के बताओ। यस सर। देखो इस टाइम पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी कुछ, जिससे इसकी बेटा बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? ध्यान से समझो। 16 इसके अंदर न्यूक्लियन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस के पास में। तो अगर आप इसके न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी दे दोगे इसका न्यूक्लियस टूट जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस वाले के पास में कितनी बाइंडिंग एनर्जी है इसके न्यूक्लियस के पास में? इसके न्यूक्लियन में 17 है, मतलब इसके न्यूट्रॉन के अंदर 17 पार्टिकल है और हर एक पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी है? 7.75। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा अगर मैं इसके अंदर से एक न्यूट्रॉन निकाल दे रहा हूँ तो क्या ये वाला बन जा रहा है? क्या बोलो, है ना?
Yes, sir. तो अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, जो हमने बाहर से एनर्जी दी है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे लिख लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी बेटा, इतनी हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. क्योंकि प्रोडक्ट में तो ये वाला ही बन चुका है। समझ पा रहे हो क्या? और Yes, sir. रिएक्टेंट कितनी थी भाई, 17 × 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये दोनों, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. कैलकुलेटर है क्या हमारे पास में? है तो था यार, चल जा भाई तू भी। 16 × 7.97, 127.52, तो आ जाएगा 127.52 माइनस 131.75, तो कितनी एनर्जी निकल के आएगी भाई, -127.52, 4.23। तो बेटा हमको कितनी एनर्जी दी हमने, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये माइनस में आ रही है, माइनस के 4.7 कितना था भाई, 4.23, 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब आपका जो 17 वाला जो आपका ऑक्सीजन एटम था, जिसका मास एटॉमिक नंबर, सॉरी, जिसका मास नंबर 17 था, वो 16 वाले मास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. आवाज आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, बेटा आपको देखना पड़ेगा गुना करके रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा आ रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो Yes, sir. बेटा, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है, मेरे को एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है। तो अगर न्यूट्रॉन बाहर निकालना है तो बेटा आपको एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो क्या? अपने आप नहीं निकलेगा। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। बेटा कुछ हाँ, खतरनाक टीचर होते हैं, वो बोलेंगे अपनी केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे, बेटा देखो एनर्जी नेगेटिव में है, तो एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज हो रही है इस हिसाब से। तो बेटा यहाँ पे लास्ट में आप इसका मोड ले लेना। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है ना? तो 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? Yes, चेक sir. करना है क्या, ये रहा। अच्छा ऑप्शन में तो है, चेक करना बेटा आंसर। अभी और क्वेश्चन आएंगे बाइंडिंग एनर्जी में, बहुत आसान लगने लगेगा, अभी सुनते जाओ, एकदम से ये चीज समझ में नहीं आती है। 9 का 9 का C. कोई दिक्कत, अभी दो चार क्वेश्चन हो रहेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी का, डोंट वरी। ये रहा, इससे नेक्स्ट वाला बाइंडिंग एनर्जी भी मिलेगा तुमको। चलो कोई नहीं, अभी तो बहुत आएंगे, हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी क्लियर। इसमें है ये हैवी वेटेज टॉपिक भी यही है, हाँ बाइंडिंग बेटा, एनर्जी। the curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for the helium nucleus. This implies that, अब बेटा मैं तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक बार कर्व दिखा दूं, जो एनसीईआरटी में है, बनाना नहीं है, बस आपने अपने माइंड में डाल लेना। ठीक है ना? यस सर। हटा दिया गया नहीं, नहीं है ये। ओहो,
देखो इस वाली एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. इस वाली एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है, समझ पा रहे हो? हाँ सॉरी, मास नंबर है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. देखो बेटा हीलियम जो है, देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, समझ पा रहे हो क्या? इस वाले हाइड्रोजन Yes, की। sir. आप बोलोगे सर दो हाइड्रोजन है बेटा, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है, ये दोनों आइसोटोप है एक दूसरे से, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. हीलियम की बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी होगी, तो बताओ हीलियम हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है? हीलियम का Uh, न्यूक्लियस की बात चल रही है, बोलो। बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है हीलियम का। हाँ, लिथियम का फिर उससे कम हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है बेटा आयरन की, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई, एटम की बात नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई की बात हो रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वो किसका है? आयरन का, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वो बोल रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उसमें हीलियम की पीक बन गया, ऐसे गया फिर कम हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। इससे क्या पता लगता है कि जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो अपने सराउंडिंग एटम से ज्यादा स्टेबल है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। सराउंडिंग एटम से बोल रहा हूँ यार मैं, मेरे मुंह से एटम निकलता रहेगा बार बार, लेकिन अपना माइंड न्यूक्लियस पे लगाना। एटॉमिक एटम में तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम कोई कहानी पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जो हीलियम का न्यूक्लियस होगा वो अपने सराउंडिंग एटम से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके जो सराउंडिंग एटम के न्यूक्लियस है उनसे ज्यादा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चले, चल ले चल ले। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि उससे क्या पता लगता है कि जो हीलियम का न्यूक्लियस वो क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव बेटा अनस्टेबल होता है, समझ पा रहे हो क्या? अनस्टेबल। यस यूजली फिजनेबल, फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना, समझ पा रहे हो क्या? सर। यस मोर सर। स्टेबल देन इट्स नेबर्स। बताओ बेटा कौन सा आंसर जाएगा इसको? मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। सर कोई नेबर्स दिक्कत? क्या? नेबर्स बेटा तुम्हारे पड़ोसी नहीं है क्या, तुम्हारे घर के? यस सर। बेटा हीलियम, यहाँ पे हीलियम से पहले हाइड्रोजन आता है, देन लिथियम आता है, तो ये इसके अड़ोसी पड़ोसी हुए ना। यस सर। अरे यार, नेबर्स का मतलब नहीं जानते तुम? नहीं नेबरिंग। सर, नहीं सर, ध्यान था। वो जो हमारा टीचर थे, प्रोफेसर है जो, वो बोल रहे नेबर, नेबर को बोलते हो पता नहीं नेगोरिंग, पता नहीं क्या बोलते। नेगबरिंग। खतरनाक माहौल था, याद आ गई हमको उनकी। कोई बात नहीं भाई, दुनिया में हर एक टाइप का इंसान है, सबसे लड़ना होता है दुनिया में तुमसे। दुआ करना यस। कि तुमको आगे अपनी जिंदगी में टीचर अच्छे मिले, हमको नहीं मिल रहे, हम दर दर धक्के खा रहे हैं इसी चक्कर में। यस सर, वैसे वो हम लोग का स्कूल जो है, मतलब मेरा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है। तो क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को पता चला। सही मजे आ रहे हैं और क्या ही है। यस। चले। यस सर। द डिफरेंस इन मास ऑफ कोई एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 7 है, समझ पा रहे हो क्या? यस एंड सर। टोटल मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। बेटा टोटल मास दे दिया क्या उसके न्यूक्लियस का? बोलो है ना। इतना। यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मुझे बताओ करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो था, कुछ अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस न्यूक्लियन इज इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ। चलो देखेंगे। 7 33 3 आंसर आएगा इसका। तुक्का मारा है बेटा अभी तक तो। ए आंसर है। द डिफरेंस इन मास ऑफ, देखो बेटा कोई एक्स एटम है, उसका एटॉमिक मास नंबर 7 है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ने बोल दिया कि जो डिफरेंस है इन मास ऑफ ये जो एटम है इसका मास में जो डिफरेंस है और टोटल मास में जो डिफरेंस है
वो कितना है, वो 7 है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. कुछ यार अंग्रेजी समझ से नहीं आ रही है, कुछ बढ़िया सा लॉजिकल सा क्वेश्चन लग रहे हैं, सही बना सी रखा है कुछ। देखो, द डिफरेंस इन Chapter मास ऑफ X7 न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज इतना। तो बेटा ये मास डिफेक्ट हो गया क्या, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये मास डिफेक्ट आ गया क्या? उसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, 7 न्यूक्लियन है। मास में डिफरेंस कितना आ गया बेटा, मतलब न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला के 7 है। उन सभी का हमने थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास क्या होगा, उसमें जो मास डेफिसिट आया, मास डिफेक्ट आया, वो इतना आया। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? Yes, sir. तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ। अब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी वो कितनी आएगी? बेटा एक बात बताओ, अगर टोटल मास डिफेक्ट, देखो बेटा आंसर इसने सबने मास मास की फॉर्म में दे रखा है, यू इज द यूनिट ऑफ मास। समझ पा रहे हो क्या? यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो हर एक न्यूक्लियन पे कितना मास डिफेक्ट आ रहा होगा, समझ पा रहे हो? हर Yes, एक sir. न्यूक्लियन पे कितना मास डिफेक्ट आ रहा होगा? टोटल मास डिफेक्ट कितना है, 21 आया। न्यूक्लियन कितने हैं, 7। तो हर एक के बटेज में कितना आ रहा होगा, 21 को 7 से डिवाइड कर दो। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. भाई आपके पास 100 बीघा जमीन है, समझ पा रहे हो क्या, और आप 2 भाई हो, तो कितना आएगा आपके हिस्से में? तो बेटा 100 डिवाइड बाई अच्छा. 2 50 आ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. सिंपल लॉजिक है यार, घाटों का गणित जानो थोड़ा, धरती में दिमाग चला बेटा। चलो Yes, sir. सर अब ये इंग्लिश इसकी बहुत मुश्किल है ये चैप्टर की. क्या है इंग्लिश थी ये चैप्टर की. बेटा, इसी क्वेश्चन की थोड़ी अंग्रेजी मुश्किल दी है, ये थोड़ा फालतू टाइप का क्वेश्चन है, वरना लॉजिकल ही आता है। देखो बेटा इसमें, हाँ तुम दिमाग लगा के निकालोगे तो फंस जाओगे। इसमें मैंने ये क्वेश्चन उड़ाया है, ये देख के आंसर देख के मैप से निकलवाते मैं भी फंस जाता अगर ये ऑप्शन ना होते। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? Yes. क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ से क्या दिख रहा है कि आपका जो आंसर है वो बेटा मास की फॉर्म में ही है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. टोटल मास इनफैक्ट 21 यू का आया था, और आपके पास में 7 न्यूक्लियन है, तो हर एक न्यूक्लियन के ऊपर कितना मास डिफेक्ट आ रहा होगा? तो बेटा 21 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ रहा होगा, 3 यू आ रहा होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो, इस टाइप का क्वेश्चन रेयरेस्ट चांस है पूछा जाए, डोंट वरी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसकी आपको इंग्लिश समझ में ना आए, ठीक है ना? Yes, sir. चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा कभी भी जिसकी अंग्रेजी आपको समझ में ना आ रही हो, अनटिल और अनलेस जब तक कि आप बिहार बोर्ड से ना हो, ठीक है ना? है इसमें क्या? फिर क्या ही अंग्रेजी समझोगे, फिर तो बेटा हिंदी समझ लो, वही बतेरी है। चले, Yes, sir. व्हेन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई है, उसका जो ए मतलब एटॉमिक मास नंबर वो 10 से कम या 10 के बराबर हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? फ्यूज Yes, sir. टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। तो बेटा दो न्यूक्लियाई मान लो, एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इसका मास नंबर 10 ही मान लो, इसका मास नंबर 10 मान लो। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? Yes, फ्यूज sir. का मतलब एक जगह मिल रही है। समझ पा रहे हो क्या? और दोनों मिलके कोई एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो बेटा इनकी, इसका मास नंबर तो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? 10 और 10 कितना हो Yes, जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो जी। yes, sir. अब वो बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा अगर दो न्यूक्लियस कभी भी मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो बेटा वो स्टेबिलिटी के लिए बनाएंगे या अनस्टेबिलिटी के लिए बनाएंगे, सोच के बताओ। Stability. तो जब वे एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए पहले से, कम स्टेबल होना चाहिए? Come stable. बेटा कम स्टेबल होगा तो टूट जाएगा, फिर क्या ही बनाया बेटा, पहले से सोचो। कम स्टेबल होना चाहिए. ये एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस था, इन दोनों न्यूक्लियस ने मिलकर वाई बनाया। समझ पा रहे हो क्या? Yes, ये जो sir. न्यूक्लियस बना है नया, ये इन दोनों न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कम स्टेबल होना चाहिए? ओ अच्छा, प्रोडक्ट वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. तो बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी इनसे ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी यहाँ से आ जाने में? इंक्रीज.
तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज गलत लग रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डू नॉट चेंज गलत लग रहा है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ठीक है। कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए बेटा? ठीक है ना, तभी तो रिएक्शन की Yes, लेवल होगी। चेक yes, करो sir. आप, चेक करें आंसर, चेक करे, चेक करे, चेक करे। A, 12 का A. No, sir. थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, दिमाग से टैकल कर देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। Yes, sir. तेरा 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 क्वेश्चन पे आ गया बेटा। Yes, sir. जब हम छोटे छोटे थे तो हम ऐसे करते थे कि भाई मैं नंबर काउंट करता रहूंगा और बस तेरे को ये बोलना है नाली में, नाली में, नाली में, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो ऐसे बोलते थे, एक नाली में, दो ना, हाँ ऐसे बोलते थे, एक घर नाली में, दो घर नाली में, तीन घर नाली में, और जब 13 पे आते थे, 13 घर नाली में, ठीक है ना? Yes, sir. तो 13 घर नाली में मतलब कि उसी का ही घर नाली में चला गया है ना? Yes, sir. पता नहीं क्या ही बकैती करते यार हम लोग ये। चलो, which property of nuclear force explain the appropriate consistency of binding energy per nucleon with mass number A for nuclei in the range? क्या बोल रहा है भाई? Which, वही मतलब आई थिंक ए इंडिपेंडेंट वाला बोल रहे शायद ऐसा कुछ। नहीं बेटा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है द अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ए फॉर न्यूक्लियाई इन द रेंज 30 से ज़्यादा लेकिन 170 से कम। वो बोल रहा है कि जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, अगर मैं मास नंबर 30 से 170 तक की बात करूँ, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग लगभग क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर हल्का चेंज होता है लेकिन लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है, हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। ओ भगवान, कहाँ है भाई ग्राफ? देखो 30 यहाँ से शुरू हो जाता है, 32 वाला है, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? मास नंबर यस 32 है सर। अब यहाँ से बेटा 238 तक जा रहे हैं, लगभग लगभग बाइंडिंग एनर्जी 170 की बात कर रहा है, तो 170 का यहाँ पे पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस तो यहाँ से यहाँ तक लगभग लगभग बाइंडिंग एनर्जी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, हल्का फुल्का ही चेंज है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो तो। यस सर बाइंडिंग एनर्जी तो इक्वालिटी सिस्टम है ना, तो हल्का फुल्का चेंज है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो वो कह रहा है कि जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 30 से 170 है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है। ये न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है? समझ पा रहे हो क्या? यस सर बेटा ये एक्सप्लेन करता है कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ सॉरी, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे ये क्या ड्रामा हो गया? बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, मतलब उसका मास नंबर बढ़ता हुआ जाता है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा आने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस ऐसे सर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है। मान लो बेटा, अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26 और मास नंबर होता है 56, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो अगर मैं इसके अंदर प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 26 हो गया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 56 माइनस 26 हो गया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो ये 30 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर और दूसरे ले लो, कोई भी ले लो, जैसे जैसे आप हैवीनेस की तरफ जाओगे, जिनका मास नंबर ज्यादा होगा उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर बेटा अगर न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लाई नहीं करता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियर फोर्स, सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रेजेंट होता न्यूक्लियर फोर्स, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर तो बेटा जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे तो बेटा न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन क्या है? लेस इन नंबर, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा? आपको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, समझ पा रहे हो क्या? यस सर इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में।
अगर बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना लगता, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो क्या भी लग रहा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन साथ के साथ में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, बोलो है ना। Yes, sir. तो बेटा उसकी वजह से, और जो, और सुनो भाई, थोड़ा सा और सुनो, मैं एक स्लाइड दे देता हूँ। ये स्लाइड देखो, जनरली हमको पता है जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. अगर मास नंबर बढ़ रहा है, वो बात कर रहा है 30 से 170 के बीच में, समझ पा रहे हो? मास नंबर वो 30 से 170 तक, समझ पा रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे इस रीजन में आपको पता है कि न्यूट्रॉन इज मोर देन टू प्रोटॉन, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? इतनी बात क्लियर Yes, है? sir. 30 से 170 के बीच में बेटा, 170 पे जाके लगभग लगभग पीरियोडिक टेबल ही खत्म होने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में एलिमेंट ऐसे आने लगते हैं जिनकी स्टडी हम नहीं कर पाते, समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से। Yes, sir. तो 30 से 170 के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। आयरन का मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया भी है थोड़ा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, अगर बेटा न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ चार्ज डिपेंडेंट होता, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो सिर्फ बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता, समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. तो अगर वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता, तो जैसे ही आपका मास नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन तो इतना नहीं बढ़ रहा जितना न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो अगर आपका न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ना लगता, तो बेटा आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होने लगता? Unstable. हाँ, क्योंकि बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा, क्योंकि वो तो चार्ज से लगते ही लगता है, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो इस ये किस बात को दर्शा रहा है, ये किस प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है, कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एक नंबर में था, बस इतना लिखना है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, एक मिनट बेटा इसका आंसर चेक भी कर लेना, चार्ज इंडिपेंडेंट, क्योंकि पक्का स्कोर मेन्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। The of the characteristic property of nuclear force that explains the constancy of binding energy per nucleon is the saturation or short-range nature of nuclear forces in क्या बोल रहे बेटा? heavy nuclei size more than range of nuclear force greater than nuclear force. हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ, In heavy nuclei, nuclear size greater than range of nuclear force. तो पहले ही शुरू से पढ़ने यूनिट समझ लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। The 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 characteristic property of nuclear force that explains the constancy of binding energy per nucleon is the saturation or हम्म, short-range nature of nuclear forces. In हम्म, heavy nuclei, nuclear size greater than range of nuclear force. हम्म। ये तो यार कुछ लॉजिक लगा नहीं है। हम्म, अगर बेटा शॉर्ट रेंज को एक्सप्लेन कर रहा होता, तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट तो रहती नहीं है, क्योंकि वहां पे तो बेटा अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगता, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगता, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में दूरी आने लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में दूरी आने लगती है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो बेटा सर फिर मैं इनके बीच में, सॉल्यूशन भेज दिया। हाँ बेटा वो तो मैंने सुन लिया, वही है उसमें।
तो इन दोनों के बीच में फिर न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाता, न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाता तो ये तो अनस्टेबल हो जाता, अनस्टेबल हो जाता तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम हो जाती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है बेटा, इसको इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉप करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं देखूंगा इसको दोबारा, ठीक है ना? यस सर। गड़बड़ लग रही है थोड़ी इस क्वेश्चन में, गड़बड़ी है, गड़बड़ी गड़बड़ी। हाँ 14 पे चलो सर भाई। आज तक 2014 का क्वेश्चन तो नहीं आया ना इसमें? बेटा 10 साल पुरानी तक की तो है इसमें। नहीं मतलब तब तो 2014 तक जाएगा, 24 से। क्यों 25th में पेपर दे रहे हो? 2025 से लेकिन सर 201। 2025 का तो आया ही नहीं है ना पेपर। 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गए बेटा 10, क्योंकि 15 वाला भी तो है ना। यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। चलो अब ये क्या कह रहा है, फॉर न्यूक्लियर ऑफ एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एक जगह मिल जाए। समझ पा रहे हो? यस सर। टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो बेटा क्या है, मान लो ये x प्लस ए का x प्लस 4 न्यूक्लियस है। समझ पा रहे हो? यस सर। ऐसे न्यूक्लियस को, तो 4 यहाँ पे जो y बन रहा होगा मान लो, वो कितना बन रहा होगा बेटा, 4 टाइम्स ऑफ। समझ पा रहे हो? बोलो, यस ऐसी सर। बात क्लियर है? तो अगर ये 4 टाइम्स ऑफ ए बन रहा है तो बेटा, और प्लस में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। समझ पा रहे हो? यस सर। एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये स्टेबल बन रहा होगा, अनस्टेबल बन रहा होगा? स्टेबल बन रहा होगा। समझ पा रहे हो? ठीक। नहीं स्टेबल बन रहा होगा। Which of the two, the parent or the daughter nucleus would have the higher binding energy per nucleon? क्या बोल रहे हैं? Which of the two dash, the parent or the daughter nucleus, daughter nucleus कहाँ है? एक ही वाई। तो बना है। हाँ, उसमें हाँ डॉटर न्यूक्लियस तो वाई होगा, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे बन रहे हैं, एक ही बन रहा है। ठीक है, वुड हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बताओ बेटा, इनमें से किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी? वाई की, लेकिन सर तो टू पेरेंट भी नहीं है। क्या बेटा, टू पेरेंट भी टू नहीं मतलब? मतलब 4 पेरेंट हुए ना। हाँ तो दो पेरेंट को मिला के पूछ रहा है ना, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, समझ पा रहे हो? यस सर। वो इसके साथ में कंपेयर कर रहा है, समझ पा रहे हो? तो जाहिर सी बात है इसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, तभी तो ये बन पा रहा है, तभी तो ये फ्यूज हो रहे हैं। अगर बेटा इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती तो इनके सर में दर्द थोड़ा ना था कि वाई में कन्वर्ट हो रहे होते। समझ पा रहे हो? यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होगी, डॉटर की। देख लो बेटा एक बार, पता नहीं यार किस टाइप के अलबेले क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहे, जो क्वेश्चन आते हैं यार वो तो पूछ नहीं रहे। In nuclear fusion, daughter nucleus would have higher binding energy per का nucleon. दिक्कत है? का दिक्कत, का No, sir. दिक्कत, चलो। अब लग रहा है कुछ आ रहा है मामला। सर बायो का तो मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये छापना, क्योंकि मेरा तो ये पे कॉपी ले लिए थे, वो मेरा सेकंड नंबर में था, तो इधर उधर से लोग से मांग मांग के छाप लिया मैं कैसे। कोई बात नहीं बेटा, छाप लेना। देखो, द कार्बन आइसोटोप C612 हैज ए न्यूक्लियर मास इतना होता है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसकी बाइंडिंग एनर्जी बतानी है इसके न्यूक्लियस की। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हो? डेल्टा एम सी स्क्वायर बोलो, है ना? क्या यस बोलते हो? सर। तो बेटा इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। समझ पा रहे हो क्या? आप पहले इसका थ्योरेटिकल मास निकालो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ, आपको 6 प्रोटॉन दिखाई पड़ रहे हैं, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 - 6, 6 मास, 6 न्यूट्रॉन होंगे, क्या बोलो, है ना? यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है क्या, ये रहा। यस सर।
प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दे रखा है आपको, समझ पा रहे हो? यस सर। कहाँ भाग रहा है भाई? 8 6 6 5 भाई, क्या डी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, एक बार उसी से कर देते हैं। 6.04695, 6.04695। इसमें बेटा बिल्कुल एंड तक कैलकुलेशन करनी होती है, ऐसे नहीं छोड़ना। कहाँ जा रहा है भाई? 6 इंटू 1.008665, 6.05199, 6.05199, यही है ना? तो ये तो आगे बेटा थ्योरेटिकल मार्क्स, समझ पा रहे हो? यस सर। एक्चुअल मास उन्होंने दे रखा है, समझ पा रहे हो? यस सर। 12.0, अब बस 12 यू इज इक्वल 0 का तो क्या है लिखे। तो बेटा ये सारा मास एएमयू में ही है, क्योंकि बेटा मास ऑफ हमने रख रखा है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब न्यूट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो डेल टाइम मास 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 डिफेक्ट कितना आएगा? 6.04695 प्लस 6.05199 माइनस 12, समझ पा रहे हो? यस सर। क्या ये बात क्लियर है? तो यस इसमें सर। ऐड करो 6.04695, ये ऐड किया तो 12.09894, 12.09894, 12.09894 था ना बेटा? यस सर। माइनस, इसमें से 12 माइनस कर दो तो माइनस 0.98। 0.098 क्या बेटा आ गया? 94। 94। तो बेटा ये आ गया आपका मास डिफेक्ट। तो अब बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है, मास डिफेक्ट पता लग गया आपको? ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सी स्क्वायर करके, इससे भी आसान है निकालना। बट आपने बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट 1 AMU का था तब तो निकाल रखे हैं, समझ पा रहे होगा? यस सर। तो क्या, तो बेटा यहाँ से रख कर सी की वैल्यू रखो तो भी आंसर आ जाएगा। हमको पता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट कितना था? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, क्या बोलो है ना? यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर 0.09894 AMU के लिए कितनी होगी? तो बेटा 931.5 इंटू 0.09894 कर लो, बोलो है ना? नंबर हो गया। यस सर। ये आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। कितना आएगा? 931.5, 92.16, 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो बेटा कैसे करना क्वेश्चन टैकल? यस सर। चले, यस सर। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 16 17। सर वैसे फीस अब 8 तारीख को ही दे पाएंगे, क्योंकि वो कोई बात नहीं, 1 तारीख को देना था पहले। कोई बात नहीं बेटा, 8 को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। यस। चलो 16 पे आओ। 16 में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये बताना। समझ पा रहे हो? बोलो। यस क्या सर। पता कैसे निकालोगे? देखो बेटा, एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी रिलीज हुई है, निकाल एब्जॉर्ब हुई है, हमको नहीं पता लगने का देख के। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। प्रोडक्ट की एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा? इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। ठीक है। तो इसका ही मास दे रखा है और इसका ही मास दे रखा है, ठीक है ना? ठीक 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 यस सर। ठीक। तो प्रोडक्ट का ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ शॉर्ट लग रहा है भाई।
चलो कोई नहीं, करके देखेंगे। चलो, तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, मैं डेल्टा एम प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर माइनस डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ, समझ Yes, पा रहे हो sir. क्या? तो बेटा अगर मैं इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो डेल्टा एम मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब मास डिफेक्ट इन प्रोडक्ट माइनस मास डिफेक्ट ऑन रिएक्टेंट, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इतनी बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखो, सी स्क्वायर मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, या इसको ऐसे ना करके थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो और आसान कर देना। बेटा हमको एक बात पता है, इन दोनों का मास ऐड करोगे, समझ पा रहे हो क्या? Yes, और sir. इसमें से ये वाला मास हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ मास डिफेक्ट निकल के आएगा क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. वो मास डिफेक्ट किस में जाएगा? एनर्जी में जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो अगर पहले मैं निकालूं मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा भाई? टू, टू और टू फोर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन कौन सा? 1s2 वाला, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो 4 इंटू इसका मास कितना दे रखा है हमको? 2.014102। कैलकुलेटर ले रहे हो क्या बेटा? 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16 से लगे, 4 4 एकम 4 1 5, 4 0 0, 4 दूनी 8, ठीक है बेटा, इतना आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. मास ऑफ रिएक्टेंट वो कितना आएगा भाई? रिएक्टेंट में एक तो ये वाला है, समझ पा रहे हो क्या? तो Yes, sir. 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कौन सा लेना है? 1h1 वाला, समझ पा रहे हो क्या? प्लस 3 इंटू, क्योंकि बेटा इसका मास नंबर 3 है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये भी एक ही है, लेकिन 1 इंटू कितना भाई? मास ऑफ 1s3 वाला, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, तो sir. 1 इंटू 1h1 का कितना मास दे रखा है इसने? 1.007825, ठीक है बेटा। अच्छा, Yes, और sir. 1h3 का कितना दे रखा है भाई? 3.016049, कर लो भाई इसको। 1.007825, 1.007825 प्लस 3.016049, समझ पा रहे हो क्या? तो ये कितना आ रहा है? 1007828.016049. इन दोनों को ऐड करके Yes, sir. बेटा 4 समथिंग आएगा। 9 और 5 14, हाथ से लग गया 1, 4 2 6 1 7, 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा भाई? फोर 6 6 पॉइंट जीरो नहीं हाँ फोर बोलो, पॉइंट जीरो फोर फोर पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो 18315. 18315, यही है ना? Yes, अच्छा, sir. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट देखो इतना है, मास ऑफ रिएक्टेंट में अभी तो बेटा ये इसके साथ भी ऐड होगा ना, समझ पा रहे हो? ये तो Yes, ये sir. आया, एक इन दोनों का भी ऐड करो भाई। नहीं, दोनों का ऐड तो कर लिया ना हमने। हम्म, ठीक है। तो बेटा ये वाला मास देखो प्रोडक्ट का, और ये वाला मास देखो रिएक्टेंट का, बेटा इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो बेटा ये मास डिफेक्ट कितना आएगा? माइनस कर दो इनको, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, इन दोनों को। Yes, sir. 8.056408, बस यहाँ तक ही लिखना है, यू मत लिख देना आगे कुछ। Yes, sir. 4.032534. 4.03
2534। अब इतने इतने का मास डिफेक्ट आ गया, समझ पा रहे हो क्या? अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट होता है तो 931.5, इतने AMU का मास डिफेक्ट है तो बेटा एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 0.032534 इंटू 931.5 हो जाएगा, बोलो है ना? यस सर। कर देना इन दोनों मल्टीप्लाई। ये क्या है बेटा? मैसेज आता है। ये क्या बोलता है ये तो बता। मांगे क्यों सारिंगान बोलता है। मांगी क्यों सारिंगा? हाँ। इसका क्या मतलब होता है? मांगे क्यों सारिंगान एक वो अटैक है, मतलब एनिमे में एक अटैक है, कार्टून टाइप। ओके, मांगी क्यों सारिंगा। यस। नारुतो फैंस को पता होगा सर। कोई वो क्या कहते हैं, नारुतो फैन मतलब एनिमे फैन या नारुतो फैन आपसे पढ़े तो वो उसको यही बोलिएगा, वो समझ जाएगा। मांगी क्यों सारिंगा। यस सर। पता नहीं भाई, अभी तक तो कोई आया नहीं, अभी तक तो सास बहू देखने वाले आते हैं हमारे पास में। चार्जर थ्री उठा लो बेटा। कितना है थ्री बोलो? 3756 हम्म, .305। बस 0.30 देखना, इसी के अप्रोक्स आंसर आएगा पीछे। सर 305 है, मतलब हाँ जीरो पता है। बाद में। हाँ इतना ही होगा। आंसर है Q इक्वल्स टू माइनस में हाँ किसका बेटा, आंसर रिलीज होगी ना इसमें, नेगेटिव में आएगा आंसर, क्योंकि जीरो एनर्जी रिलीज। पॉइंट माइनस 0.00433 U। यू, यस सर। यू तो बेटा मास होता है। यू में कैसे आंसर आएगा? क्या पूछा था उसने? एनर्जी रिलीज पूछा था ना, एनर्जी रिलीज ही बताना था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना था। पता नहीं सर, ये क्या क्या लिख रही है इसमें। 16 वाला भेजो मेरे पास में, भेजना। 16 हाँ। अरे बाप रे, अरे यार मास ऑफ न्यूट्रॉन भी था। रुको, क्वेश्चन गलत हो गया, एक सेकंड रुको। आधा क्वेश्चन उतार लिया, आधा उतार लिया। एक सेकंड बेटा, पहले तो मैं शूज पहन के आता हूँ, मेरे को लग रही है पैरों में ठंड, ठीक है ना? यस तो सर। इसमें आधा क्वेश्चन रह गया हमारा।
बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो मैं थोड़ा खा के भी आ गया भाई, पेट में कुछ यस आराम सर। लो ना। दूध पी के आ गया बेटा एक गिलास। अब इसको स्लाइड को डिलीट करो ना। आए मम्मी, तुम नहीं पीते क्या दूध वगैरह? ना सर, दूध नहीं पीते कभी? मतलब ज्यादा नहीं पीता। कितने दिन में एक बार? 2 दिन में एक बार। क्या बात है, डेली पिया करो भाई दूध। दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। चलो अब देखो भाई, यहाँ पे बेटा न्यूट्रॉन छोड़ देता हमने, ठीक है ना? तो देखो यस सर। कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बेटा एनर्जी रिलीज के लिए सबसे पहले, क्योंकि उसने मास की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मास डिफेक्ट कैसे होगा बेटा? मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्रोडक्ट का मास कितना होगा भाई? इसमें देखो दो तो प्रोटॉन है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन होंगे इसमें, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। प्लस 1 न्यूट्रॉन भी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ऐसे लिख दो 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो है ना? समझ पा रहे हो यस सर। क्या? माइनस यहाँ पे बेटा प्रोटॉन कितने हैं? 2, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। या हमको इनका तो दे ही रखा है ना डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ इसको ऐसे ही लिख लो। मास ऑफ इसका तो बेटा डायरेक्ट ही दे रखा है आपको, समझ पा रहे हो क्या? माइनस यस सर। मास ऑफ, इसका भी आपको डायरेक्ट दे रखा है और इसका भी डायरेक्ट दे रखा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। ये यहाँ पे यार, ये हीलियम होगा यहाँ पे, है ना? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा H हाइड्रोजन 2 और 4 हाइड्रोजन तो नहीं होगा, फिर ये हीलियम होगा यार। बेटा 2 और 4 तो हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन थोड़ा ना होते हैं। यस सर। यस सर। तो यार यही गड़बड़ है इसमें। एक सेकंड रुको, ये हीलियम है यहाँ पे, तो हीलियम का मास आपको डायरेक्ट दे रखा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मतलब मास ऑफ हीलियम 2 4 का दे रखा है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो हो गया बेटा प्रोडक्ट का मास, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इलेक्ट्रॉन के मास है मास ऑफ 1s2 माइनस मास ऑफ 1s3, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। बेटा हीलियम का मास आपको डायरेक्ट दे रखा है, कितना है? 4.002603, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। न्यूट्रॉन का मास आपको डायरेक्ट दे रखा है 1.008665, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। माइनस मास ऑफ 1s2 वाला ये रहा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 2.014102 माइनस 1s3 वाला 0.016049, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब भाई कैलकुलेटर खोल दो। 2603 प्लस 1.008665, ठीक है ना? इसमें से माइनस करना है 2.014102, और क्या माइनस करना है? 3.016049 माइनस के 0.0188, माइनस के 0.01, और कितना था भाई? 0.018883। कोई दिक्कत बेटा? इतना तो आ गया मास नो डिफेक्ट, सर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मास डिफेक्ट बेटा नेगेटिव में आया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ पा रहे हो क्या? नेगेटिव में होता है कि एनर्जी रिलीज होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्या होता है बेटा? माइनस डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसे कर लो, समझ पा रहे हो क्या? या आपने यस एक सर। एएमयू के मास डिफेक्ट को ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बेटा आप उसमें क्या कर सकते हो? माइनस 931.5 इंटू 0.018883, समझ पा रहे हो तो क्या? माइनस डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब माइनस बेटा, माइनस यहाँ पे माइनस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं है बेटा, डेल्टा मतलब चेंज होता है। आप बोलोगे सर मास कैसे नेगेटिव में आ जाएगा?
बेटा चेंज नेगेटिव में आ रहा है। चेंज नेगेटिव में क्या आ रहा है, मतलब पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो, ये बताना चाहता है। यस सर। 900, अरे यार इतनी तकड़ी कैलकुलेशन, 931.5 गुणा 0.01883, 17.5 आएगा बेटा। देखना आंसर क्या है इसका। भेज तो रखा है तुमने मेरे पास। 17.5895 कोई मेगा दिक्कत, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्स इतना ही आ रहा है हमारा भी, बोला है ना। यस सर। सर 17 और 18। 17 और 18, हाँ वही तो करेंगे। सर मैं बिस्किट लेके आ जाऊँ क्या? हाँ खाओ बेटा, बिस्किट खाइए, बिस्किट। चलो आ गए बेटा। हेलो। 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 हेलो 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 हेलो। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो आ जाओ स्क्रीन से। बस 16 17 रह गया था बीच में, और ले लिया बेटा मैंने 17 18। यस ठीक सर। है। यस सर। डिफाइन बेटा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जानते हो क्या होता है? एक्चुअल मास माइनस, हाँ सॉरी, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस बेटा। सर।
हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, कैसे आप इसको स्टेबिलिटी से रिलेट करते हो बेटा? जो मास डिफेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ई एम सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये एनर्जी रिलीज हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर से, उसकी वजह से बेटा स्टेबिलिटी आ जाती है न्यूक्लियस के अंदर। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Draw the plot of binding energy per nucleon as a function of mass number for different nuclei. The nuclei lying in the middle flat portion of the curve are more stable. Explain. बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व हल्का सा बनाना सीख लेना बेटा। मैं ठीक ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ये जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ना, इसको बनाना सीख लेना, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. इसको आगे तो, अरे भाई, हाँ ठीक है। ये बेटा इसको हल्का सा बनाना सीख लेना, ठीक है ना बेटा? यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जाना, देन ऐसे करना, 2 पीक मारना, 3 पीक मारना और फिर ऐसे कर देना। समझ पा रहे हो? Yes, बस, sir. ज्यादा कुछ नहीं करना। अब वो बोल रहा है द न्यूक्लियर लाइंग इन द मिडिल फ्लैट पोर्शन। बेटा ये जो न्यूक्लियर यहाँ से यहाँ तक फ्लाई कर रहे हैं ऑफ द कर्व आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ पा रहे हो? बिकॉज दे हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ पा रहे हो? Yes, sir. सो द these nuclei आर मोर स्टेबल। बस सुन पाओगे? एक नंबर में ही है बस ये क्वेश्चन, ठीक है ना? 2 नंबर में क्वेश्चन था, एक में ऊपर वाला एक में नीचे वाला। बस ये करो कैसे बनाना सीखना है, ऐसे लेके जाना, यहाँ पे ऐसे एक पीक मारना, दूसरी पीक मारना, तीसरी पीक मारना। बस इस पीक पे हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, नीचे कुछ मत लिखना, आप नीचे का याद करने की जरूरत नहीं है। इस पीक पे हीलियम लिख लो, नेक्स्ट पीक पे कार्बन, उससे नेक्स्ट पे ऑक्सीजन। समझ पा रहे? बस Yes, sir. इतना बनाना सीख लेना तो हो जाएगा आपका काम। 18 हो गया, अब आते 20 पे। इसके तुरंत बाद 15 मिनट बाद कौन सी क्लास लूं? Biology. बायोलॉजी। कौन सा बिस्किट खा रहे हो बेटा? टाइगर? Uh, वो स्क्वायर बिस्किट आती है ना? और तुम्हारे पेट में चिपक जाएंगे बेटा बिस्किट, फिर ना बिस्किट बिस्किट करते हुए। Yes, sir. चलो, अब ये क्या बोल रहा है? इफ द बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व। अगर बेटा किसी रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोटॉन होते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब जितने किसी रिएक्शन में मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है कुछ, जितने इधर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतने ही इधर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे। समझ पा रहे हो? ओवरऑल Yes, sir. in what way mass is converted into energy? In what way is mass converted into energy or vice versa? Explain, given one example. तो बेटा ये क्या बोल रहा है कि जो मास, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो कंजर्व रहते हैं, तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंजर्व रहते हैं तो फिर जो आपका मास होता है वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो बेटा क्या लिखना है यार? देयर इज मास डिफरेंस, सम मास, स्मॉल मास डिफरेंस लिख देना बस, स्मॉल मास डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट मास एंड द रिएक्टेंट मास। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. There is a small mass difference between the product mass and the reactant mass. This is called mass defect, and this mass defect is converted into energy for the stability of the nucleus। ठीक है, एक तो ये लिख देना है, ठीक है?
एग्जाम्पल के लिए बेटा एक रिएक्शन याद रख लेना, 1H2 + 1H2 मिलकर बेटा हीलियम बना रहे 2H4, समझ पा रहे हो? यस सर। और ऐसे लिख देना कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, समझ पा रहे हो? तो यस अगर सर। रिएक्टेंट का मास ज्यादा है इधर मास कम है, आपको दिखने में तो सब आप बोलोगे सर इसका 2 इसका 2 इसका 4 हो गया, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ तो पॉइंटों का डिफरेंस आ रहा है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा वही मास किस में चला जा रहा है, एनर्जी में चला जा रहा है। इस टाइप में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना, नथिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है ना बेटा, मतलब एक्सप्लेन ऐसे कर देना बस, ठीक है। यस सर। जिस टाइप के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहे इस चैप्टर में, दिक्कत क्या है भाई? पूरी थ्योरी 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 चल रही है। इसमें तो सी पार्ट भी होगा 21 में, है ना? नो सर, मतलब मैं चलो वो है, लेकिन वो बस इंफॉर्मेशन है, मतलब क्वेश्चन का। आवाज बढ़ा लूं मैं तुम्हारी थोड़ी, चले बेटा। सर आगे भी वैसे कुछ है, आगे सी पार्ट नहीं है बट इंफॉर्मेशन है। चले बेटा। यस सर। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा? 1/12, 1/12 मतलब मास ऑफ C12 एटम। बेटा जो कार्बन 12 होता है उसके एटम का जो मास होता है, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। स्टैंडर्ड डिफाइन करी गई है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और नंबर ना कटे तो 1 AMU की बेटा वैल्यू लिख देना 1.67 × 10⁻27 के लिए। अब टीचर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो तुमको नंबर पूरे दे देगा इसमें, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूट्रॉन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। बेटा न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का भाई, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन मास नंबर कितना होता है 2, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है जी। यस। अब वो बोल रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिएगी। बेटा हमको पता है अगर मैं इसका न्यूक्लियस बनाऊं तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन तो बेटा एटॉमिक नंबर से दी जाता है 1, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2 में से एक प्रोटॉन हो गया तो एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, या 2 - 1 कर लो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा इस न्यूक्लियस को अगर मेरे को तोड़ना है, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना पड़ेगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना पड़ेगा तो मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या बोलो, है ना? यस सर। वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी क्या इसको तोड़ने में? यस सर। तो बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी गिवन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? डेल्टा MC², बोलो हाँ है ना? बोलो 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 बोलो। यस सर। पहले तो मास डिफेक्ट निकालो, डेल्टा एम। बेटा अगर एक्चुअल मास देखोगे तो बेटा कितना है एक्चुअल मास का? इतना दे रखा है आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, समझ पा रहे हो? यस सर। बोलो। तो बेटा एक्चुअल मास तो कितना दे दिया भाई? 12.0141102 AMU। यू का मतलब होता है बेटा एम, समझ पा रहे हो? यस सर। थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास वो कितना आ जाएगा बेटा? एक एच को, एच का मतलब होता है प्रोटॉन, समझ पा रहे हो? एच का मतलब होता है क्या? प्रोटॉन। कभी भी आपको मास ऑफ एच इस तरह लिख के दे रखा हो मतलब प्रोटॉन, समझ पा रहे हो? यस सर। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, समझ पा रहे हो? यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.007825 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.008665, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इन दोनों को ऐड करो भाई पहले तो यार।
इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बेटा कौन करे हैं, कैलकुलेटर करेगा। 1.007825 है कुछ नहीं, बस जोड़ घटाइए। 1.008665 कितना है बेटा? 2.01649। 2.01649 समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ये तो थ्योरेटिकल मास है, एक्चुअल मास ये रहा, ठीक है ना बेटा? तो मास डिफेक्ट कितना आ गया? थ्योरेटिकल मास 1.01649 माइनस एक्चुअल मास कितना है? 2.014102 समझ पा रहे हो क्या? यस सर। निकाल लो भाई कितना आएगा। 2.01 माइनस 2.0144102 0.002388 0.002388 इतना है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बेटा अगर एक एएमयू का मास डिफेक्ट होता है तो बाइंडिंग एनर्जी होती है 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो क्या? इतने मास डिफेक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिक्वायर, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी बेटा? 931.5 इंटू 0.002388 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 2.22, बस इतना लिखो। 2.2244 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर चेक करना बेटा इसका। 21 का आंसर है बी का माइनस बेटा, बी वाले, माइनस बी वाले पार्ट। 2.014102। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग ही आ रही है ना? यस सर, 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? नो सर। चलो 22 पे आ जाओ भाई। ये देखो फालतू की चीजें सुनना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स। चले, सर डी एंड एफ ब्लॉक पे बहुत व्यूज आ रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक पे बहुत व्यूज आ रहे हैं। यस सर। कितने व्यूज आ गए? हैं? 25। 25? हम्म। कोई कमेंट भी कर रहा है क्या? नो सर, सब देख रहे हैं बस। बेटा रिटेंटिविटी भी आनी चाहिए, व्यूज आने से थोड़ा मैं बोलूँगा हैं। यस। नहीं मतलब डी एंड एफ ब्लॉक बार बार कोई जाके देख रहा है। नहीं बेटा, अगर तुम एक बार ही देखोगे तो चाहे एक, अगर एक आप एक आईडी से चाहे 1000 बार देख लो, चाहे एक बार देख लो, व्यूज एक ही बढ़ेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि मान लो मैंने आपका वीडियो देखना शुरू कर दिया और मेरी ये एक बार देख लिया तो एक व्यूज आपका बढ़ जाएगा, मैं फिर दोबारा देखूंगा तो नहीं बढ़ने का व्यूज, ठीक है ना? यस सर। एक आईडी से आप एक बार ही व्यूज बढ़ा सकते हो, बस चाहे 1000 बार देख लेना, ठीक है ना? यस सर। बट डी एंड एफ ब्लॉक जो है ना, वो बहुत बच्चों की समस्या है दुनिया में, ठीक है? यस। टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं बच्चे। हाँ, चलो। यस सर। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2। न्यूट्रॉन बताओ बेटा कितने होंगे इसके अंदर? 2। तो बेटा एक्चुअल मास तो आपको दे रखा है, हीलियम का एक्चुअल मास हमें तो आपको दे रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एक्चुअल मास थ्योरेटिकल आपको निकालना है 4.002800 ये तो बेटा एक्चुअल मास हो गया। थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे भाई? 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो है ना? यस सर। प्रोटॉन का मास दे रखा है क्या? यस सर।
यार प्रोटॉन का मास गलत लग रहा है भाई मेरे को, और फिर से इस क्वेश्चन का आंसर गलत आने वाला है। 1.007 होता है। बताओ यस क्या किया जाए। ठीक है, निकाल लोगे क्या यार अब इसको? यस ठीक है, फिर बात हुआ है ना बेटा, इससे आंसर मैच नहीं करने का, फिर मैं इतना बड़ा सोल्व करूंगा आंसर मैच नहीं करने का, दिमाग खराब हो जाएगा। ये 23 पे चलते हैं। मैरी कहाँ है बेटा, आजकल मैरी नहीं दिखाई पड़ रही है। मैरी मैरी तो बाहर ही है मतलब। खेलने वेलने नहीं देते क्या तुम उसको? नहीं मतलब वो खेल अब कम शैतानी कर रही है। ओके, अब मैच्योर हो गई हो। पता नहीं सर, आजकल कम परेशान कर रही है। चलो अच्छी बात है बेटा। चलो जी, अब चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। बेटा ये वाला ग्राफ वही चिपकाना है, समझ पाएगा, पीक वाला। यस सर। समझ पा रहे हो? यहाँ पे हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नाइट्रोजन नहीं था, कैल्शियम था, समझ पा रहे हो क्या? यस अच्छा, राइट एनी टू सैलिएंट फीचर ऑफ द कर्व। इसके बेटा दो फीचर बताओ इस कर्व के क्या होंगे, समझ पा रहे हो क्या? भाई एनसीईआरटी से चेप लेते हैं इसके फीचर भी। सर पीछे से डिटेल्ड सॉल्यूशन से। ना ना ना, यहीं पे लिख रखे होंगे फीचर फीचर, ये रहा। द फोर्स इज अट्रैक्ट, the binding energy per nucleon is practically constant, that is practically independent of the atomic number for the nuclei। ये से यहाँ तक यही सेम क्वेश्चन आ रहा था ना बेटा। यस सर। द कर्व हैज मैक्सिमम बाइंडिंग अबाउट इतना, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है, एटॉमिक नंबर 56, मतलब आयरन के लिए ठीक है। यस सर। ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई। एक तो बेटा ये वाला फीचर लिख लेना। देखो बेटा, लाइट न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है। जैसे बेटा इसका हाँ हाँ सॉरी, मास नंबर कम होता है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, ये 14 है, ठीक है ना बेटा? ये यस लाइट न्यूक्लियाई है, तो इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो ये ग्राफ ऐसे जाएगा डाउन होता हुआ, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जब हैवी न्यूक्लियाई आएंगे, देखो 238, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगी, क्या बोलो, है ना? यस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो एक फीचर तो ये वाला याद कर लेना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। We can draw observation. The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy. The constancy of binding energy in the range इतना is consequence of the fact that the nucleus force is the short range force। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको चेप लो आप तुम भी ऐसे ही। जो कांस्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कहाँ से कहाँ तक, 30 से 170 तक, ये कॉन्सिक्वेंस दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, समझ पा रहे हो? यस देखते हैं कुछ रीजन नहीं जाता है। कंसिडर a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus if the only of neighboring which come within the range of the nuclear force if any other is at a distance more than between। नहीं बेटा, कुछ नहीं, फालतू चीजें दे रखी है, ठीक है ना? और क्या है? हेलो। नहीं पे हूँ, नहीं पे हूँ। यार ये तो सब चीज कुछ भी नहीं दिखा है। देखो बेटा एक तो फीचर ये लिख लेना कि यस एक तो ये वाला याद कर लेना, ठीक है ना बेटा? कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, एटॉमिक मास नंबर 32 170 अलग अलग वो सेम होती है, उसका क्या मतलब होता है कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। आपको इसको रटना ही पड़ेगा बेटा, एक दो चीज को, ठीक है ना बेटा? यस सर। अच्छा, और एक ये वाला याद कर लेना, समझ पा रहे हो? लाइट और हैवी न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। ये दो चीज याद कर लेना इस कर्व से। क्या बता भाई, पूछ भी। ठीक है भाई। हाउ डज दिस कर्व द एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी बोथ इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन।
इस कर्व से आपको कैसे पता लगेगा कि जब फ्यूजन का मतलब होता है जब न्यूक्लियस एक जगह मतलब टूटते हैं, और जब फ्यूजन का मतलब होता है जब न्यूक्लियस एक जगह जुड़ते हैं। देखो बेटा, अगर कोई न्यूक्लियाई टूट रहा है वाई प्लस जेड में, इसको बोल देंगे बेटा फिजन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और अगर वाई प्लस जेड जुड़ के एक्स बना रहा है तो इसको बोलेंगे बेटा फ्यूजन, समझ पा रहे हो? यस सर। तो हाउ डज दिस कर्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, जब कोई भी फिजन रिएक्शन होगी, जब कोई भी न्यूक्लियस टूटेगा, टूटेगा कब? जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहा होगा टूट के, समझ पा रहे हो क्या? यस। बोलो। तो बेटा, जब भी फिजन रिएक्शन होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगी बेटा, दो न्यूक्लियाई आपस में कब जुड़ रहे होंगे? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी जाएगी? बढ़ जाएगी। सोच के देखो बेटा, मैं ये कर दिखाता हूँ आपको। कहाँ है भाई वो कर, ये रहा। बेटा, अगर ये दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मान लो है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। इनको अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है बेटा, इससे नीचे तो टूट के कहीं नहीं जा सकते, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस। ये क्या करेंगे? ये फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, एक जगह मिलेंगे और अपनी बाइंडिंग कुछ और बना देंगे। मान लो दोनों मिलकर हीलियम बना दे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई क्या? बोलो है ना। यस सर। बोलो। दूसरा, अगर मान लो बेटा ये यूरेनियम है, यूज का मतलब होता है यूरेनियम, बेटा इसको अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी है बेटा, इधर जाओगे तो और तो इधर तो कम ही हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये क्या यस। करेगा? टूटेगा, तो ये छोटे मास नंबर में आएगा, तो जब ये टूटेगा तो फिजन होगा, और फिजन होगा उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतना एक्सप्लेन कर देना, मोर देन सफिशिएंट। दूसरा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व। बेटा ये कर्व चिपकाना है, सिंपल बात है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है भाई, ये कर्व याद कर लेना बेटा अच्छे से, बस ये चिपका देना। टीचर इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर देगा, आपने कर्व बना दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, बस। ठीक है। यस सर। सर आज 25 तक ही कर ले, बाकी का 5 कल कर लेंगे। हाँ बेटा, 25 ही कर पाएंगे, क्लास भी ओवर होने लगी। जिस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइप के तो आए नहीं यार, क्या करें? तो सारा बकेती आ रही है इस चैप्टर में, तो पता नहीं यार इस टाइप के चैप्टर फिजिक्स में डालते क्यों है, क्या है इसमें बकेती है? ठीक है। इस तो केमिस्ट्री में पहुंचा देना चाहिए चैप्टर, तो वहीं पे ठीक है ये। चलो, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियन इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बिटवीन द न्यूक्लियस वो मिनिमम होते हैं 0.8 फेमटोमीटर पे। याद करना पड़ेगा बेटा ये वैल्यू, याद। पहले एक बार आंसर देख लो, यही होगा जहां तक मेरे को याद है। ठीक है। यस देखो। अब डाटा बेस क्वेश्चन है तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यस 24A। ठीक है, याद कर लेना बेटा, कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। यस सर। गाड़ी कौन चला रहा है भाई, तो नहीं घर में बैठा बैठा? घर में बैठ के चला रहा है क्या बेटा अपने? सर वो क्या कहते हैं, जैसे ही ईयरपॉड डिस्कनेक्ट करता हूँ तब वो माइक तेज हो जाता है। हाँ, एयरपोर्ट में नॉइस कैंसिलेशन होता है ना। यस सर। मैं इसके बाद बहुत देर से सुनने लगा हूँ, मैं सोच रहा कि यार ये घर में बैठ के चला रहा है क्या अपने? अपने घर घर में चल रहा था भाई। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बेटा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बेटा थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चा ट्रू वाला बहुत जल्दी मार्क करके भाग जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। नॉट ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्स, दे आर स्ट्रोंगर देन कोलम्बिक फोर्स। बिल्कुल सही बात है, सही बात। सबसे यस सर। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ही न्यूक्लियर फोर्स होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियन। इसका क्या मतलब है? जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा। सही बात है, समझ पा रहे हो? यस सर। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नहीं बेटा, रिपल्सिव भी होते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है,
रिपल्सिव कब होंगे? जब उस दूरी से मतलब अब जब बहुत पास होंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे न्यूक्लियस से बाहर के रीजन में ये रिपल्सिव होने लगता है। समझ पा रहे होगा? Yes, sir. दे सैचुरेट, सैचुरेट मतलब खत्म हो जाना। दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियन इंक्रीज। जाहिर सी बात है बेटा, अगर न्यूक्लियन के बीच में, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये भी सही। Yes, sir. सी चेक करो बेटा आंसर। Answer है C. चलो बेटा इसको तो नहीं रखते, अभी 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद बेटा मैं आपकी बायो क्लास लूंगा, ठीक है? Yes, sir.